न तो मनन ईश्वर, न गौतम और न ही अभय राव को यह एहसास हुआ कि तेजस के शब्द असामान्य रूप से प्रेरक थे जब वह अपनी बात पर बहस कर रहा था। सामान्य तौर पर शिक्षक उसे शक्तिशाली पंख वाले बाघ के पीछे जाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे इसमें शामिल जोखिमों को भली भांति समझते थे। तेजस की दिव्य चेतना की वजह से ही वे इस मिशन के लिए सहमत हुए थे। हालांकि तेजस ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं पाया था जो उसे सीधे मजबूत कर सके, और उसमें अभी भी मात्रा की कमी थी। लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास और उसकी दिव्य चेतना को मिले पोषण ने उसकी चेतना के सागर में एक देव राजा के कुछ गुणों को भरना शुरू कर दिया था। गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन और क्रोनो क्रोक ट्रांसफॉर्मेशन के क्रमिक रूप से एकीकृत होने के बाद तेजस का विकास तेजी से हुआ। अब विंग टाइगर का शिकार अभियान उसके लिए कई मायनों में एक अवसर था। साधना के लिए संसाधन प्राप्त करना, पैसा कमाना, अपने साथियों को मजबूत करना और खुद को बेहतर बनाना। वे दोपहर तक चलते रहे और दीपक की थकान के कारण उसे चक्कर आने लगे, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। काली पर्वत बहुत विशाल थे और अच्छे राक्षसी देव परिवर्तन वाले लोगों को भी इस पर्वत श्रृंखला को पार करने में 2 सप्ताह तक का समय लग जाता था। उन्होंने एक खुली पहाड़ी पर विश्राम किया जहां से शानदार नजारा दिखता था। उन्होंने अपनी शारीरिक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए सूखा भोजन और पानी निकाला। एक पेड़ के तने से टिककर दीपक ने अपने पैर रगड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि जब सेलेस्टियल फॉक्स कबीले यात्रा करते हैं तो वे कई रक्षकों और शक्तिशाली प्राणियों से घिरे होते हैं। वे शक्तिशाली राक्षसों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में सवार होते हैं जो आकाश को ढक लेते हैं और उनके पीछे इंद्रधनुष होते हैं। आप जानते हैं, सेलेस्टियल फॉक्स परिवर्तन के उत्तराधिकारी के रूप में एक बच्चे की मांग करना बहुत ज्यादा नहीं है ना? इस तरह हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चांदनी, जो एक पेड़ की टहनी पर खड़ी होकर आसपास का नजारा देख रही थी, हंसते हुए बोली, तुम्हारे ये बेतुके ख्याल कहां से आते हैं? एक बच्चा, अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो हम तुम्हें राक्षसों के भोजन के रूप में छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि वे तुम्हें बहुत स्वादिष्ट पाएंगे। चांदनी, तुम हमेशा मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई खास जगह है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? अगर ऐसा है तो कह दो। कौन जाने, शायद मैं तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोचूं। दीपक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। गौरवलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लगता है तुम थके नहीं हो। अगर अभी भी बकवास करने की ताकत है, तुम अभी बच्चे हो, प्यार के बारे में क्या जानते हो? चांदनी सही कहती है, तुम सच में बकवास कर रहे हो। बड़े भाई, इन्हें देखो, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे? दीपक ने विवेक से शिकायत की। विवेक, जो तेजस के साथ नक्शा देख रहा था, ने सिर उठाकर दीपक की ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, चुप रहो। जी सर। दीपक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और थोड़ा नाराज हो गया। तेजस अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यह लड़का वाकई एक शुभंकर था। न केवल वह एक भाग्यशाली ताबीज था, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प किरदार भी। हम अभी यहाँ हैं और अगर हम इसी दिशा में चलते रहे तो लगभग 1.5 दिन में उनके आवास तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यह क्षेत्र बहुत विशाल है। आमतौर पर वे पहाड़ी नदियों के आसपास रहना पसंद करते हैं और जल स्रोतों की रखवाली करते हैं। विवेक ने साधारण नक्शे की ओर इशारा करते हुए बताया। तेजस ने सिर हिलाया। फिर हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। विवेक ने अपनी आवाज में चेतावनी भरी गंभीरता लाते हुए कहा, सब लोग ध्यान दें, हम अब राक्षसी जानवरों के सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। किसी भी समय हम उनमें से किसी से भी भिड़ सकते हैं। आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी और चौकन्ना रहना होगा। तेजस ने चारों ओर के पहाड़ों को देखा। हरे भरे पहाड़, जिनमें कुछ नंगे स्थान भी थे, चट्टानों पर उगती वनस्पति ने इस स्थान को अनोखा बना दिया था। इस दुनिया की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने वास्तव में इसे जीवन के विभिन्न रूपों के विकास के लिए उपयुक्त बना दिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वे फिर से चलने के लिए तैयार हुए तो दीपक अचानक भौहें सिकोड़ने लगा और अपनी आंखें रगड़ने लगा। तेजस, जो उसे देख रहा था, उसकी ये छोटी छोटी हरकतें नजरअंदाज नहीं कर सका। दीपक की दिव्य लोमड़ी दृष्टि केवल तीसरे क्रम पर थी, जिसका अर्थ था कि वह भाग्य में बड़े बदलाव नहीं देख सकता था, लेकिन उसे इसकी एक कमजोर समझ थी।
यहाँ तक कि अकादमी के शिक्षकों को भी नहीं पता था कि इस दिव्य दृष्टि का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि दीपक विशाल रिडेम्पशन सोसाइटी में भी एक अनूठा मामला था। लेकिन तेजस ने शुरू से ही दीपक पर ध्यान दिया था, और अब जब उसे दिव्य लोमड़ी दृष्टि के बारे में पता था तो उसने समझ लिया। दीपक की कई प्रतीत होने वाली यादृच्छिक क्रियाएं वास्तव में इस विशेष भावना के प्रति अवचेतन प्रतिक्रियाएं थीं। तेजस उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? मुझे कुछ अस्वस्थ महसूस हो रहा है, शायद मैं बस थक गया हूं। दीपक ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में कुछ पीड़ा थी और दिल में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। यह सुनकर तेजस के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने तुरंत कहा, बड़े भाई सावधान रहना। चांदनी, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी, ने तेजस की चेतावनी सुनी और तुरंत आसपास के माहौल को जांचने लगी। उसी क्षण अप्रत्याशित घटना घटी। गौरवलाल के थोड़ी दूरी पर स्थित जमीन अचानक एक धमाके के साथ फट गई और एक पीली कील सीधी उसके सीने पर जा लगी। यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। तेजस की समय पर चेतावनी के बिना सभी लोग अचंभित रह जाते, लेकिन उनकी सतर्कता तुरंत बढ़ गई, जिससे तेजस और विवेक दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हवा का एक तेज झोंका गौरवलाल के शरीर से टकराया और उसे एक तरफ धकेल दिया। उसी समय गौरवलाल जिस स्थान पर खड़ा था उसके सामने बर्फ की एक परत उभर आई। एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ की डाल मिट्टी पीले रंग की कील से छिद गई और उसके टुकड़े दूर जा गिरे। अगले ही क्षण जमीन से एक आकृति उभरी। यह एक अजीब सा दिखने वाला राक्षसी जानवर था जो लगभग 3 मीटर लंबा था और जिसकी पूंछ काफी बड़ी और पीले रंग की थी। इसका पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था और उससे एक पीले रंग का आभामंडल निकल रहा था। जैसे कि यह समझ आ गया हो, इस नुकीली पूंछ ने ही गौरवलाल पर हमला किया था। यह एक फिशर छिपकली है, सावधान रहो। यह कम से कम 5वीं श्रेणी की है, विवेक की आवाज गूंजी। सैद्धांतिक ज्ञान में वह निश्चित रूप से सबसे सक्षम था और उसने तुरंत जानवर को पहचान लिया। फिशर छिपकली की बड़ी पूंछ जमीन पर गिरी और चारों ओर की पीली मिट्टी की रोशनी अचानक तेज हो गई, जिससे छिपकली जमीन में समा गई। इससे पूरा पहाड़ हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। ठहर जाओ, गौरवलाल ने चिल्लाया। हिंसक रूप से हिलती पहाड़ी की चोटी एक पल के लिए स्थिर हो गई। गौरवलाल की चीख इसलिए थी कि वे अपने साथियों को चेतावनी दे सकें, न कि क्रोनोक्रोक रूपांतरण के लिए आवाज की आवश्यकता थी। यह उनका पहला अवसर था जब वे एक साथ प्रशिक्षण के लिए निकले थे और इसलिए उनके बीच तालमेल की कमी थी। इसीलिए तेजस ने पहले ही सबको निर्देश दे दिए थे कि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करते समय एक दूसरे को सूचित करें ताकि सभी मिलकर सही ढंग से काम कर सकें। क्रोनोक्रोक रूपांतरण वास्तव में शक्तिशाली था। भले ही फिशर छिपकली गौरवलाल की तुलना में साधना में अधिक उन्नत थी, लेकिन यह तत्काल समय की स्थिरता से नहीं बच सकी। ठंडक के उस क्षण में दीपक पहले ही बड़े पेड़ के दूसरी ओर जा चुका था और चांदनी पेड़ की शाखा से उड़ चुकी थी। तेजस और विवेक ने सीधा उस छिपकली की ओर बढ़ा। तेजस ने पहले ही युद्ध की योजना बना ली थी। मजबूत दुश्मनों के सामने दीपक को यथासंभव युद्ध के मैदान से दूर रहना था, जबकि चांदनी को युद्ध के मैदान पर नजर रखनी थी ताकि कोई और दुश्मन न दिखे। गौरवलाल युद्ध की गति को नियंत्रित करके सभी की सहायता करेगा और तेजस तथा विवेक प्रतिद्वंद्वी का सामना करेंगे। विवेक को आदेश देने वाला माना जाता था, लेकिन उसने तेजस की सलाह से लाभ उठाया था और अब पूरी तरह से उसके फैसलों पर भरोसा करता था। तेजस ने पहले ही सभी को ये बातें समझा दी थीं, इसलिए अब सभी ने सहजता से प्रतिक्रिया दी। विवेक के हाथों से उसके बर्फ के टुकड़े एक के बाद एक उड़ते हुए सीधे छिपकली की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि तेजस ने अपनी सांकेतिक पवन ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया। वह तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को रगड़ने लगा। एक पल में उसकी आंखें हरे रंग की हो गईं और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की प्रेरक शक्ति के साथ हवा का एक झोंका तुरंत ऊपर उठा। इस हवा का उद्देश्य दुश्मन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बर्फ के टुकड़े पहले आए और छिपकली की खाल पर बर्फ के फूलों में बदल गए। फिशर छिपकली के पास एक मजबूत बचाव था। अधिकांश पृथ्वी गुण राक्षसी जानवर वास्तव में बचाव में उत्कृष्ट होते हैं। हालांकि फिशर छिपकली को कुछ दर्द हुआ, वह वास्तव में घायल नहीं हुई और उसके तराजू पर केवल कुछ निशान और सफेद धब्बे थे जहां उसे मारा गया था। जैसे ही छिपकली जमीन में समाने वाली थी, उसके नीचे की जमीन फट गई और उसमें से पीली चमक निकलने लगी। लेकिन उसी समय एक हरा बवंडर आया
जिसने छिपकली को तुरंत ऊपर उठा लिया। ये बवंडर उस समय के प्रभावी नियंत्रण से बाहर आया था और जमीन में समाने की तैयारी कर रही छिपकली को रोक दिया।